Hello everyone, welcome to PW IIT Jam YouTube channel. I am your mentor Dr. Ankita S. Tripathi. बच्चों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 month strategy to crack IIT JAM Biotechnology 2027 examination. यहाँ पे हम एक कंप्लीट हमारी जो सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करेंगे, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, उन मंथ को, ये जो 10 मंथ का ड्यूरेशन है हम उनको फोकस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर स्ट्रैटेजी प्लान करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों, हमारी जो कंप्लीट सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो किस प्रकार रहनी चाहिए, आप देख लीजिए। आप मंथली टारगेट सेट करिए। मंथली टारगेट्स के साथ साथ जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप अगर रेफरेंस बुक या आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास वो सारी बुक्स होनी चाहिए। उसके रेस्पेक्टिव आपके पास पीवाईक्यू स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट आपको कब और कैसे परफॉर्म करना चाहिए। उसके अलावा आपकी रिविजन प्लान स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानते हैं कोई भी चीज अगर आप फोकस्ड वे में करते हैं, विद परसिस्टेंट रह के या कंसिस्टेंसी से करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आप ही जैसा आपका प्लान है उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स भी होते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि जो अब 10th मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ 10 महीने बचे हुए हैं प्लानिंग करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग कर दूं बच्चों। जो आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन है वो स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं अभी सब्जेक्ट बोलने वाली हूं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूं, तो ये जो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो बेसिकली किसके लिए होता है कि आप मास्टर्स में एडमिशन ले सके, वो भी प्रीमियर या फिर जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे आईआईटीज, आईआईएससी, एनआईटीज, उनमें आप एडमिशन पा सके, उसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है हर साल में एक बार। तो एक बार इसका ईयरली एग्जामिनेशन होता है। और जब आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन में आपसे जो क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो होता ही है और वो कोर बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में होगा, जिसमें आपको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जैसे सेल बायोलॉजी हो गई, ये यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी, बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो, एनिमल फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ये सारी यूनिट्स आपको पढ़नी पड़ती हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होते हैं ये बेसिकली आपके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स और मैथ्स है बेसिकली, ये आपके एनसीईआरटी के जो 11th और 12th के चैप्टर्स होते हैं उस लेवल के आते हैं। तो आप बेसिक एनसीईआरटी अपनी फॉलो भी करेंगे, 11th और 12th को वापस से रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और जहां तक बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो ये था जो आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं पेपर्स में, और पेपर में पूछने के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन किन किन चीजों से हो सकती है। फिजिक्स और मैथ्स की प्रिपरेशन आप एनसीईआरटी लेवल, दैट इज 12th लेवल तक आपके क्वेश्चंस आते हैं 10+2 लेवल के। इसके अलावा केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल की और बायोटेक्नोलॉजी तो कोर ग्रेजुएशन लेवल की आपकी आएगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगेन बच्चों, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड रेगुलर प्रैक्टिस आपको बहुत आपके लिए कारगर साबित होगी बेसिकली, क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी से रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी भी टॉपिक को अगर समझना चाहते हैं, अगर आप उसको करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, अगर आप सीधे रट्टा मार लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम, जिस मोमेंट आपका एग्जाम होगा जहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो एमएसक्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उस मोमेंट पे आप वो जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको वो याद नहीं है, आपने केवल उसको मेमोराइज ही किया है, तो आप वहां पे भूल जाएंगे। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है, उसके पीछे के जो रीजन है, अगर आपको उसकी क्लैरिटी होगी तो ऑप्शन स्टिक करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। उसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, आप मॉक टेस्ट करते हैं, आप रेगुलर रिविजन्स करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। इसके अलावा अब बात करते हैं बच्चों, ये 10 मंथ की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको हम फोकस्ड वे में मंथली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो मंथ 1 to 3 होंगे, पहले 3 मंथ में फेज 1 है, दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग मतलब होता है आप बेस बनाने की कोशिश करिए।
आप फोकस करिए उन टॉपिक्स पे जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल बायोलॉजी है, मॉल बायो है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स हो गए या मैथमेटिक्स के बेसिक्स हो गए। फिजिक्स के फॉर्मूला शीट्स बनाइए, फिजिक्स के फॉर्मूलाज को लर्न करने की कोशिश करिए, उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो पहले 3 जो मंथ होंगे वो बेसिकली फाउंडेशन बिल्ड करने के मंथ हैं, जिसमें आप लर्न करने पे ज्यादा जोर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा जोर देंगे। फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जब नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए शॉर्ट नोट्स के भी एक कॉपी बनाइए, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखिए। फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट्स बनाइए, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। उस तरीके की आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो आप क्या करें, आप डेली जो लेक्चर्स हैं उनको देखिए आराम से। अभी आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, अगर आप लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप देखते हैं तो आप उसको 2x में भी देख सकते हैं। जहां पे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप उसकी स्पीड कम करके फिर से उसको देख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जब आप स्पीड रिकॉर्डेड वर्जन में आप जब लेक्चर्स देखते हैं तो स्पीड आप फास्ट करके, वो तो आपके बस में होता है, तो आप स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा, कम टाइम पे आप जल्दी से जल्दी लेक्चर्स कंप्लीट कर पाएंगे। बैकलॉग्स, ज्यादा कोशिश करिए कि बैकलॉग्स ना हो। अगर बाय चांस बैकलॉग्स होगी तो उसके लिए भी एडिशनल टाइम आप ही को डिवोट करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपका मेन गोल अभी एट प्रेजेंट क्या है कि IIT जैम का एग्जामिनेशन आप कैसे क्लियर कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सॉल्व बेसिक MCQs, कहने का मतलब है अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, अगर आपने कोई यूनिट कंप्लीट कर ली है तो उनके जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, MCQs है, उनको प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ बच्चों, ऑल्दो IIT जैम का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आता है, बट अगर आप उसके जो क्वेश्चंस है उनके फॉर्मेट को देखेंगे तो बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आराम से उसको कर लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जरूर लिखा गया है कि बेसिक MCQs जो होते हैं उनको आप टारगेट करिए। इसके अलावा आप क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करिए, वो भी टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जब आप टॉपिक वाइज करते हैं तो आपको इतना समझ में आता है कि टॉपिक की क्लैरिटी कितनी है आपको। आप टॉपिक में समझ सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट में आपको अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है आपका, वो आप जब टॉपिक वाइज MCQs करते हैं तब आपको पता चलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं बच्चों, स्टडी एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली। मैंने आपसे पहले ही बोला है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रह के हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो आपका जो कोर है ना, जो आपका सिलेबस है, पहले तो वो कंप्लीशन में आपको स्पीड अप मिलेगा, है ना, स्पीडली वो कंप्लीट होगा बेसिकली। और उसके अलावा साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। जब लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन होने वाला होगा उससे पहले आपका सिलेबस ऑलरेडी जब कंप्लीट रहेगा तो आपको PYQ पे मतलब एक होता है ना जोर देने की जरूरत, या फिर क्विकली रिवीजन करने की जो जरूरत होती है उसको आप क्विकली कर भी लेंगे, आपको ज्यादा नीड भी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वेल प्रिपेयर्ड मैनर में स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन में। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, जो फेज 2 है, हमने ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है 10 मंथ्स की उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले फेजेस में आपने 1 to 3 मंथ्स आपको क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स होंगे उसमें आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडवांस टॉपिक पे। अब आप बेसिक MCQs तो आपने कर लिए, अब आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्ट्रैटेजी लगा सके। या फिर अगर हम बात करें कि जो भी एडवांस टॉपिक है, जैसे हाई लेवल जो क्वेश्चन, जैसे ज्यादातर मैंने बच्चों से जब भी रिव्यू लिया है तो MSQ में हमारे बच्चे फंस जाते हैं। वो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, आपको पता नहीं है, और फिर से वापस अगर हम बात करें जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो उनमें क्लैरिटी ना होने के कारण भी MCQs आपके MSQs जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। दैट्स वाई आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है तो बायोटेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करें। न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज्यादा ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स जो कि ज्यादातर रिलेटेड होते हैं आपके इवोल्यूशन में। अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी में आप पॉपुलेशन इकोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं या कम्युनिटी इकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो स्पीशीज डाइवर्सिटी के या फिर आपके ग्रोथ कर्व्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उन सब के बारे में आप जरूर पढ़िए, उन पे फोकस होकर पढ़िए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बार बनते हैं। इसके अलावा आपकी स्ट्रैटेजी इस सेक्शन में जो फेज 2 है
उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप टॉपिक वाइज वापस पीवाईक्यूज करिए। अब पहले आप एमसीक्यूज कर रहे थे बेसिक लेवल के, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करिए और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल उनकी एक शीट आपने वैसे ही बनाई है, फॉर्मूला शीट्स बनाई है, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए बच्चों, प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है जो एनईटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको करने में फिर बच्चे क्या होते हैं बहुत वो थोड़ा डेसिमल पॉइंट कैसा होना चाहिए, कैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करते हो ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे, तो उसमें भी बच्चे हमारे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। दैट्स वाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें। आप रिविजन, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रिविजन को उतना महत्व नहीं देते। बच्चों रिविजन नहीं करोगे तो मेमोराइज कैसे करोगे? दैट्स वाई जो वीकली रिविजन है, आज आपने इतना टॉपिक कंप्लीट किया है तो फिर आप उसका रिविजन करिए। रिविजन करने के बाद आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप डेफिनेटली पाएंगे रिविजन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। उसके अलावा मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, चाहे आप मॉक टेस्ट परफॉर्म करें, लेकिन वीकली मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये बताएगा कि आपकी कमजोर जो पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आपको खुद से उनका एनालिसिस करने में हेल्प करता है मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट सीरीज जब आप करते हैं। आप अगर फेज 3 की बात करें, ये इंटेंसिव प्रैक्टिस आपका फेज है। यहां पे आपकी स्ट्रैटेजी जो लास्ट 7 to 8 मंथ की होनी चाहिए, उसमें क्या है, ये गेम चेंजर मंथ क्यों लिखा है बच्चों? ये इसीलिए लिखा है क्योंकि इतना आपने जब पढ़ लिया तो अल्टीमेटली ये ही मंथ होंगे जो डिसाइड करेंगे कि क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। इसमें आपका फोकस क्या होना चाहिए कि पूरा सिलेबस जो है उसके आप टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें। इन महीनों में आपको क्या करना है, ये जो आपके 7 to 8 मंथ्स होते हैं, इन मंथ्स में आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करें, हर क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है ये आपको यहां पे पता चलेगा। उसके अलावा एरर एनालिसिस नोटबुक, आप एक चीज तो हमेशा देखते हैं ना बच्चों, हम क्या सही कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन हम गलती से सीखते हैं जब बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है आपने कौन से मोमेंट पे क्या गलती की है, उस गलती से आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मैंने इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पे ये गलती की थी, मुझे वापस ये नहीं रिपीट करनी। अगर आपके पास वो नोटबुक होगी जिसमें आपने एरर को एनालाइज किया है, तो लास्ट मोमेंट जब आप एग्जाम से पहले उस नोटबुक को एक बार देख के जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप रिवीजन करिए, जो भी आपके वीक टॉपिक्स है उनका अटेम्प्ट करिए। मॉक पेपर्स को फिर से वापस बोला है बच्चों, मॉक पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको आप परफॉर्म करिए और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। फाइनल रिवीजन जो लास्ट मंथ है, मंथ 9 and 10, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है कोई भी न्यू टॉपिक को नहीं पढ़ना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नया टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे तो ये टॉपिक नहीं आता, अगर आपको ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपना ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर जाएंगे। दैट्स व्हाई अब जितना पढ़ लिया है वो इनफ है, उसको बहुत अच्छे से आपको मेमोराइज करके रखना है, लगाना सीखना है, कैसे उस कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं उसको सीखना है। तो आपको फोकस किस पे करना है, रिविजन पे, पीवाईक्यूज पे, मॉक टेस्ट देने पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की शीट्स और उसको मेमोराइज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड पाथवेज आपको स्टडी करने हैं। अब इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चों, रिविजन। किन किन चीजों का रिवीजन करना है, जो जेनेटिक्स में जो भी साइकिल्स है, या आप ये देख सकते हो जो आपके इनहेरिटेंस जब आप पढ़ते हो या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स आप पढ़ते हो तो उनमें जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उनका रेशियो क्या है, उनके लिए आप टेबल फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में उनको रख सकते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज का शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में चार्ट बना सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल चार्ट्स बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी की कौन सी डिजीज किस पैथोजन से कॉज होती है उनके चार्ट्स बना के अपने पास रख सकते हैं। तो आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बच्चों अब लास्टली ये पूरा ये था आपका जो टोटल हम बोल सकते हैं 10 मंथ स्ट्रैटेजी थी।
उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, अवॉइड चेंजिंग रिसोर्सेज। बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं ना, फ्रीक्वेंटली ये चीज, मतलब आपको ऐसा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, जो मटेरियल आपके पास है, जो कंटेंट आपके पास है, अगर उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप सोचते हैं कि इससे इसको तो नहीं आ रहा है, अब दूसरा वाला फॉलो करते हैं, फिर उस पर भी नहीं आ रहा है तो तीसरा वाला फॉलो करते हैं। आप डिफरेंट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो कॉन्फिडेंस किसी भी कंटेंट के लिए ओवरऑल आपके मन में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ऐसे हो जाती है, मतलब एक फोकस्ड वे में आप चल रहे थे, अब वो फोकस से आप हट जाते हैं। दैट्स वाई इग्नोरिंग रिविजन। अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो भी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कारगर नहीं साबित होगी। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं या टेस्ट पेपर्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हाँ क्या मेरा जो कॉन्सेप्ट था, क्या मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो काम कर रही थी, जो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, क्या मैं उसको असल में एग्जाम में अप्लाई कर पा रहा हूं। वो सारा एनालिसिस आप कब कर पाते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं या मॉक पेपर्स को सॉल्व करते हैं। एंड लास्टली अगर आपको एक चीज बोलूं बच्चों, एक चीज ध्यान देना, दैट इज कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। आज अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी जाके आप एक बड़ी सी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कंसिस्टेंसी है, जो ट्रस्ट आपको रखना है, जो प्रोसेस आप कैरी आउट कर रहे हैं, आपने जो स्ट्रैटेजी प्लान कर रखी है, जो आपका टीचर्स पे ट्रस्ट है, अगर सब चीज बहुत अच्छे से आपने रख रखा है, इस जर्नी को चलने दीजिए। अल्टीमेटली जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट हमेशा आपके पक्ष में ही होगा। इसके अलावा आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब आपको कितना आता था एंड अब इस मिड स्टेज पे आपको कितना आता है, अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो कभी भी डिमोटिवेशन आपको नहीं होगा। आपको यही लगेगा कि हाँ इतनी लंबी जर्नी तो तय कर ली है, अब थोड़ा और आगे बस बढ़ना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बिलीव इन योरसेल्फ, हम हमेशा ये बोलते हैं कि बच्चों देखिए, आप खुद ही पे विश्वास नहीं रखेंगे तो कौन आप पे विश्वास रखेगा। सिंपल एज दैट। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है और आपको पता है कि मैंने ठाना है ना तो मैं करके ही दिखाऊंगा, अगर आपके मन में ये चीज है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दैट्स वाई हार नहीं माननी है। आपको क्या नहीं करना है, हार नहीं माननी है। 10 मंथ जो है, 10 मंथ्स जो होते हैं, दे आर नॉट लेस। ये प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। आपको याद होगा जो हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में 2026 की स्टूडेंट थी साक्षी, उन्होंने 5 मंथ्स में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूं कि आपको भी 5 मंथ स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अभी आपके पास अगर 10 मंथ्स हैं तो उस 10 मंथ्स में आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए ताकि आप भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आ सके। तो इसीलिए ये कंप्लीट ओवरऑल वीडियो आपकी 10 मंथ स्ट्रैटेजी की थी बच्चों। अगर आप इसमें से कुछ भी फोकसली मतलब पा लेते हैं, पा लेने का मतलब है कि आप उसको सुनते हैं, समझते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।